हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो हमने नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन का पहला पार्ट तो अपलोड कर दिया है। ये हमारा नीट और जेई लेवल क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो होप सो आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए और हम जल्द ही लाइव क्लास लेंगे। और आप लोग सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो लाइव क्लास सिर्फ डाउट क्लास रहेगी और कुछ नहीं। ओके, चलिए अब हम सवाल देखते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि ये दो चार्जेज रखे हैं, ये Q और ये 4Q दोनों सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड यानी ये दोनों प्लस चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर, प्लस चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है L। अब ये सवाल पूछ रहा है कि जो हम थर्ड चार्ज लाएंगे वो कहाँ होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। जो हम थर्ड चार्ज लाएंगे वो कहाँ, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और उस थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, उस थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए और उस थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी तक आपने जो पिछला सवाल में पढ़ा था उसमें ये दो चार्जेज फिक्स हुआ करते थे। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें ये दो चार्जेज फिक्स हुआ करते थे। यहाँ पे ये दो भी फ्री है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये दोनों चार्जेज भी ये फ्री है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये दो चार्ज फ्री है। तो अगर हमको तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी कि जो तीसरा चार्ज है उस तीसरे चार्ज की वजह से इस चार्ज पे भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और जो हम तीसरा चार्ज जो लाएंगे उस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तभी ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ गए सवाल? तो सवाल ये कह रहा है कि हम थर्ड चार्ज की पोजीशन, थर्ड चार्ज का नेचर, थर्ड चार्ज की पोजीशन और थर्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए कि ये पूरे चार्जेज यानी ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए अब सवाल करते हैं। देखिए सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड चार्ज का नेचर देखते हैं। हम थर्ड चार्ज का नेचर क्या रखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड चार्ज का नेचर क्या रखेंगे। तो देखिए थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने थर्ड चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, अगर मान लीजिए हमने थर्ड चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, तो हमने थर्ड चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, मान लीजिए, और हम कहीं भी थर्ड चार्ज को रख दिए। मान लीजिए हमने थर्ड चार्ज को पॉजिटिव मान लिया और थर्ड चार्ज को हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए इस Q की वजह से इस Q पे अगर, और थर्ड चार्ज को मानने हमने पॉजिटिव मान लिया, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगी, रिपेल करेगा इस तरफ। इस प्लस 4Q से इस प्लस Q पे किधर लगेगा, ये भी रिपेल करेगा। चलिए ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक, और उधर भी नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। यानी ये पता है कि कहीं बीच में ही आएगा, ये आपको पता है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछला सवाल कर रखा है। तो चलिए हम बीच में रख के देखते हैं, कहीं पे यहाँ पे रख दिए। अब देखिए इस Q की वजह से इस पे ये रिपेल करेगा, इस 4Q की वजह से इस पे ये भी रिपेल करेगा। हाँ, थर्ड चार्ज जो हमने लाया ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या ये दोनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में आए? चलिए देखते हैं। इस Q की वजह से इस प्लस Q पे ये रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये प्लस, ये इस Q को रिपेल करेगा। ये प्लस 4Q ये Q रिपेल करेगा, ये प्लस 4Q ये प्लस Q को रिपेल करेगा। क्या ये चार्ज पर नेट फोर्स 0 है? नहीं। तो थर्ड चार्ज हमारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, बट ये और ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये चार्ज भी फ्री है, ये फिक्स नहीं है। तो ये और ये, इन पे भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो थर्ड चार्ज तो हमारा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। चलिए इतना तो पता चल गया। अब देखिए अगर हमने थर्ड चार्ज को निगेटिव मान लिया, चलिए हमने थर्ड चार्ज को मान लिया निगेटिव, हमने थर्ड चार्ज को मान लिया निगेटिव। अब इस Q की वजह से इस माइनस Q पे किधर को फोर्स लगेगी, ये तो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, यानी इस Q की वजह से इस माइनस Q पे इधर को फोर्स लगेगी, ठीक। इस 4Q की वजह से इस माइनस Q पे किधर की फोर्स लगेगी, ये 4Q Q को खींचना चाहेगा, ये 4Q ये माइनस Q को उधर खींचना चाहेगा। तो ये 4Q इस माइनस Q पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये माइनस Q तो इक्विलिब्रियम में आ गया। चलिए ये माइनस Q तो इक्विलिब्रियम में आ गया।
अब देखते हैं क्या ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में आए। देखते हैं, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगाएगी, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचना चाहेगी तो इधर फोर्स लगाएगी। हाँ भाई, और ये प्लस 4q इस प्लस क्यू को किधर फोर्स करेगा, ये प्लस 4q इस क्यू को रिपेल करेगा तो हाँ भाई इधर फोर्स लगेगा। हाँ, ये भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी नेट फोर्स फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी लग रहा है इक्विलिब्रियम में। इस पे चेक करते हैं, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को किधर को फोर्स लगाएगी, इधर को, और ये क्यू इस प्लस 4q के किधर को फोर्स लगेगी, उधर को। हाँ भाई, ये भी इक्विलिब्रियम में लग रहा है, यानी कि इस पे भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, इस पे भी अपोजिट लग रहे हैं, इस पे भी अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि जो चार्ज का नेचर है वो क्या होगा, निगेटिव। ये तो हमें पता चल गया कि जो चार्ज का नेचर है वो क्या होगा, निगेटिव। अब देखते हैं कि चार्ज कितनी दूरी पे रहेगी। अब देखते हैं कि ये चार्ज कितनी दूरी पे रहेगी। मान लेते हैं कि ये चार्ज जो हमारी है यहाँ से x दूरी पे है। मान लेते हैं कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये हमारा x दूरी पे है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये हमारा x दूरी पे है। अब देखते हैं नेट फोर्स जीरो करके, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स लगेगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और ये बराबर किसके होंगे, इसकी वजह से फोर्स लगने पे ये कितना हो जाएगा, के 4q बाय, अब देखिए ये कितनी ये तो पूरी l है, ये x है, तो ये कितनी बची, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये के क्यू और के ये तो कट गया, अब 4x स्क्वायर इधर हो जाएगा और l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू l माइनस एक्स। तो x की वैल्यू, ये x इधर आके 3 बन जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी l/3। हमने पोजीशन भी निकाल लिया। चलिए, हमने तो अभी नेचर निकाल लिया, नेचर हमारा माइनस आया, पोजीशन निकाल दिया, पोजीशन l/3 आया। अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे ये q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये q का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस q का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है तो इस पे हम फोर्सेस को इक्वल कर लेते हैं, इस चार्ज पे हम फोर्सेस को इक्वल कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इस चार्ज पे इस q की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, ये लग रही है आपकी के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। इस चार्ज की यहाँ दूरी x और x हमने निकाला l/3, तो ये हमारा जाएगा l/3 का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, अब इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लग रही है, ये लग रहा है के क्यू इंटू 4q बाय, अब ये इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी कितनी अपनी, ये तो पूरी l है, तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर। अब देखिए ये के क्यू और ये के क्यू तो ख़त्म हो गया, ठीक। यहाँ से l/3 का ये तो l स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, तो ये 9 ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 9q बाय l स्क्वायर इजकल टू 4q बाय l स्क्वायर। ये l स्क्वायर मर गया, तो हमारा q का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका हो जाएगा 4q बाय 9। हमारा q का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 4q बाय 9। देखिए हमने किया क्या, हमने सबसे पहले नेचर निकाला, नेचर माइनस निकला, फिर हमने पोजीशन निकाला। हमें ये पता है कि इस दोनों फोर्स के बीच में आ जाएगा ये, क्योंकि निकाल चुके हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पे बीच में आएगा तभी इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो हमने पोजीशन निकाल दिया। अब हमसे थर्ड में पूछ रहा है कि ये क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमको पता है भाई कि या इस पे निकाल लीजिए या इस पे निकाल लीजिए, क्योंकि इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्सेस हमने इक्वल करना है। तो इसकी वजह से ये इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाल लिया हमने, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाल लिया हमने, दोनों को इक्वेट कर दिया और हमारा क्यू का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका एक और अच्छा वर्जन करते हैं। हम अब एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे दोनों अलग चार्जेस लिए, एक माइनस है और एक प्लस है, और वही सेम पूछ रहा है आपका कि फाइंड आउट द नेचर, पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द चार्जेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि ये पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी भी ये दोनों चार्जेस फ्री है, तो थर्ड चार्जेस को कहाँ रखें। तो इससे पहले आपको पता था कि ये अगर यहाँ पे एक बड़ा मैग्नीट्यूड और एक छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज रहे,
और दोनों अपोजिट चार्ज है, तो थर्ड चार्ज हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड पे आता है, ये तो पता है। यानी थर्ड चार्ज हमारा यहीं कहीं होगा, ये तो हमें पता है कि जो थर्ड चार्ज होगा हमारा यहीं कहीं होगा, ये तो हमें पता है। अब हमें देखना है कि भाई ये थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा। ठीक, अगर हम इसको प्लस मान लेते हैं, ये थर्ड चार्ज को हमने प्लस मान लिया, तो ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और ये क्यू इसको अपनी रिपेल करेगा। हाँ, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, इस पे देखते हैं, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा अपनी तरफ और ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा। तो थर्ड चार्ज ये तो पता चल गया, ये तो प्लस नहीं होगा, ये थर्ड चार्ज हमारा पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, अलावा नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस थर्ड चार्ज को अगर हमने नेगेटिव ले लिया, इस थर्ड चार्ज को अगर हमने नेगेटिव ले लिया, तो अब देखिए ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस क्यू इसको रिपेल करेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। इस पे निकालते हैं, ये माइनस क्यू इस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस क्यू इस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ भाई, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। इस पे देखते हैं, ये माइनस जो 9q है, ये q इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू को रिपेल करेगा। हाँ भाई, इस तीनों पे जो फोर्सेस आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस तीनों पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस तीनों पे हमारा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो चार्जेज है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये तीनों चार्जेज हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हमने पहला सवाल तो कर लिया, हमने नेचर निकाल दिया कि ये क्यू हो, माइनस चार्ज होगा, इसका नेचर हमारा माइनस होगा, हमने ये तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। तो हमने मान लिया कि इसकी यहाँ इस चार्ज से दूरी है x, हमने मान लिया यहाँ इस चार्ज से दूरी है x। अब हम इस पे नेट फोर्स ज़ीरो करते हैं, या इस पे नेट फोर्स हम इक्वल करते हैं, इस पे हम दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स इक्वल करते हैं। देखिए कैसे, इस -9q की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, K9q बाय L प्लस x का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा KQ बाय x स्क्वायर। इस चार्ज की दूरी x है और यहाँ से इस चार्ज की दूरी L प्लस x है। ठीक भाई, अब देखिए क्या होगा, ये हमारा KQ और ये Q कट गया, KQ कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू L प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटा देंगे, ब्रैकेट अंडर रूट ब्रैकेट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 3x और ये हमारा हो जाएगा L प्लस x। अगर जो बच्चे को कन्फ्यूज़न है अंडर रूट क्या बोल रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे आपको समझा दे रहे, ये 9x स्क्वायर को अगर हम ऐसे अंडर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। L प्लस x का होल स्क्वायर का अगर अंडर रूट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस एक्स। तो हम अंडर रूट दोनों तरफ लेने बोले तो इसका मतलब वही है, समझ गए। तो 3x प्लस एक्स, ये x आके 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी L/2, x की वैल्यू हो जाएगी L/2। तो हमारा पोजीशन भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे भाई, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या तो इस पे फोर्स नेट फोर्स इक्वल कर दीजिए या इस पे फोर्स इक्वल कर दीजिए। चलिए हम इस पे करके देखते हैं, फोर्सेस इक्वल। अब इस पे इक्वल करते हैं, इस -9q की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, K9q इंटू q बाय इसकी दूरी L है, L स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, KQ बाय एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू हमने निकाल लिया L/2, तो x की जगह हम पुट कर देते हैं L/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए K कैंसिल आउट, एक Q को मार दिया। अब देखिए यहाँ पे L स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये L/2 का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर बाय 4 ऊपर हो जाएगा, तो ये L स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। देखिए 9q, ये L स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, L स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा Q, ये 2 का स्क्वायर
4 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4Q और ये L स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया L स्क्वायर। अब L स्क्वायर ने मार दिया एक दूसरे को। अब हमारा जो Q का जो वैल्यू है, ये Q का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 9Q/4। हमारा Q का जो मैग्नीट्यूड निकल गया 9Q/4। चलिए एक बार फिर रिविज़न कर लेते हैं। सवाल था कि हम पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड निकाले थर्ड चार्ज का कि ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा नेचर क्या है, तो नेचर हमारा माइनस निकला, क्योंकि माइनस की वजह से इस पे और इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने इस चार्ज को पोजीशन निकाली, इस चार्ज पे हमने नेट फोर्स क्या किया, इक्वल कर दिया। इस चार्ज पे हमने फोर्सेस को इक्वल कर दिया। हमने फोर्सेस को इक्वल किया तो हमारी पोजीशन निकल गई L/2। फिर हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के हमने इस पे फोर्सेस इक्वल कर दिया, हमने इस चार्ज पे फोर्सेस इक्वल कर दिया, तो हमने इस चार्ज पे फोर्सेस इक्वल कर दिया, तो हमारी पोजीशन, ये हमारी मैग्नीट्यूड निकली 9Q/4। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक दो और बेहतरीन सवाल है, थोड़े क्लास 11 से मिलते जुलते टेंशन वाले सवाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम ये अगला सवाल कहते हैं। ये अगला सवाल में कर क्या रहा है कि यहाँ पे दो बॉल है और दोनों किसी थ्रेड से बंधे हुए हैं। दोनों बॉल किसी थ्रेड से बंधे हुए, एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2 चार्ज है, और गिवन हमारा Q1 = Q2, यानी इस बॉल पे और इस बॉल पे चार्ज सेम है और दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक, दोनों का मास mm है। तो सवाल ये कह रहा है कि हमें θ1 और θ2 में रिलेशन निकालना है। ठीक, हम पहले θ1 θ2 में रिलेशन निकालते हैं, और इसमें आप टेंशन भी पूछ सकता है, बहुत कुछ इसमें पूछ सकता है। चलिए पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहला, इस Q1 की वजह से इस Q2 पे किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग, तो यानी इस तरफ लगेगा। इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ये हमने मान लिया। ये Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लग रहा है इस तरफ। चलिए इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इस Q2 चार्ज जो है, ये हमारा Q2 है, ये जो Q2 है इस पे इधर तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe, और इस पे मास है तो ये mg तो इधर लग रही है, ये नीचे हमारा क्या लग रहा है mg, और टेंशन किधर लग रहा है इधर, और हमारा टेंशन लग रहा है इस तरफ। ठीक, अब देखिए ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालते हैं। इस पे अगर ये थीटा है और ये देखिए ये हमारा ये θ1 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये θ1 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी θ1 हो जाएगा। हमने निकाल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है, ये Q2 पे mg नीचे लग रही है और टेंशन इस तरफ लग रही है। अब हम देखेंगे ये एंगल कितना है। देखिए ये एंगल कितना है, देखिए हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया। ठीक, तो ये एंगल तो हमारा 90 हो गया, और ये एंगल तो देखिए ये 90 है, ये θ1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 - θ1। और ये आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्लस ये बराबर 180 होगा। तो 90 - θ1, 90 - θ1 प्लस ये x एंगल ले लिए, x + 90 बराबर हमारा 180 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, ये 90 + 90 180, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, θ1 उधर चल जाएगा θ1, यानी ये भी एंगल हमारा क्या निकला θ1, यानी ये भी एंगल हमारा क्या निकला, ये एंगल निकला हमारा θ1। तो हमने इसे θ1 लिख दिया, हमने इसे θ1 लिख दिया। तो अब हम वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा t cos θ1, और ये टेंशन इधर रिजॉल्व होकर क्या बन जाएगा t sin θ1। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सब पे इक्वल। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारा T sin θ1 बराबर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और T cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा mg। अब आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या आपसे
पूछ सकता है। इसमें देखिए आपसे या तो टेंशन पूछ सकता है, अगर टेंशन पूछेगा तो थीटा की वैल्यू दे रखे होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू दे रखी होगी। या तो आपसे थीटा पूछ सकता है, अगर थीटा पूछेगा तो टेंशन की वैल्यू दे रखी होगी। या तो आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं, या तो आपके चार्ज के अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो टेंशन और थीटा दे रखा होगा। तो इस इक्वेशन से आपके 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। इस इक्वेशन से आपके 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। अब भाई हमने क्या यहाँ बोला कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है। देखिए ये Q1 है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है। इस वाले पे भी सेम फोर्सेस लग रहे हैं जो इस वाले पे लग रहे हैं, इस वाले पे भी सेम फोर्सेस लग रहे हैं जो इस वाले पे लग रहे हैं। तो इसीलिए ये जो θ1 और θ2 दोनों बराबर होंगे। ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी तो ये जो हमारा θ1 और θ2 दोनों इक्वल हो गए। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी तो ये हमारा θ1 और θ2 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है और मास भी सेम है, इसीलिए θ1 और θ2 सेम आएगी। अब देखिए अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन बना लेते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पे अगर θ2 है तो ये भी अपना θ2 होगा, तो ये भी अपना θ2 होगा, ठीक, और ये भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। देखिए क्या है डिस्टेंस, देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये हमारा L है, ये हमारा θ2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा L है, ये हमारा θ2 है, तो ये क्या हो जाएगा L साइन थीटा। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमने x मान लिया, हाइपोटेन्यूज L दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, उसी तरह ये भी हो जाएगा L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा L साइन थीटा, ये भी हमारा हो जाएगा L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। मैं थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने θ1 और θ2 को इक्वल मान लिया। मैं 2L साइन थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने θ1 और θ2 को इक्वल माना। तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, मान लीजिए हम θ2 ये लिख लेते हैं L साइन θ1। तो सिंस θ1 इजकल टू θ2, तो ये L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2L साइन थीटा। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, तो T cos थीटा बराबर mg और T साइन थीटा बराबर Fe। T cos थीटा बराबर mg, T साइन थीटा बराबर Fe इधर भी आया, T साइन थीटा बराबर Fe, T cos थीटा बराबर mg, इधर भी रिलेशन हमारा सेम निकला, रिलेशन हमारा सेम निकला। और एक और समझने का तरीका, क्योंकि यहाँ ये चार्ज और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मास और मास का मैग्नीट्यूड, मास और मास सेम है, तो इसीलिए ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, ये बॉल अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो ये सेम थीटा, ये थीटा और ये थीटा सेम थीटा एक्सटेंड करेगा, ये अपने मीन पोजीशन से सेम थीटा एक्सटेंड करेगा। समझ गया आप बात को। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगा Q1 Q2 बाय 2L साइन थीटा, यानी ये θ1 और लिख देते हैं, यहाँ पे हमने θ1 इजकल टू थीटा लिख लिया, θ2 को भी थीटा लिख दिया, ठीक, θ1 को हमने थीटा लिख दिया, θ2 को भी हमने थीटा लिख दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी Q1 Q2 बाय 2L साइन थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया। तो हमने बोला यहाँ पे या तो टेंशन पूछ सकता है आपसे, या तो थीटा पूछ सकता है आपसे, या तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, ये 3 चीज़ पूछ सकता है। एक और जो MCQ में बनते हैं वो थीटा के बीच में रिलेशन पूछने को, ये जो थीटा एक्सटेंड किया इसके बीच में रिलेशन पूछता है। चलिए वो सवाल हम आगे करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। अगला सवाल कहता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, ठीक। तो ये पूछ रहा है θ1 और θ2 में कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, θ1 बड़ा होगा θ2 से या θ2 बड़ा होगा θ1 से। देखिए ये सवाल बेसिकली बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है, ये सवाल बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, देखिए कहानी सेम रहेगी। अगर इस पे देखेंगे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हमने Q2 मान लिया तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर टेंशन, इधर
mg। वही सेम कहानी अगर हम Q1 पे लें तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरफ टेंशन और इस तरफ mg। अब ये बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, K Q1 बाय Q2 बाय आर स्क्वायर। चाहे कोई भी चार्ज बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना ही सेम इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और mg दोनों पे सेम लग रहा है, टेंशन दोनों पे सेम लग रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था, क्योंकि Q1 ग्रेटर देन Q2 था तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है। हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जितना उस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो चाहे Q1 बड़ा हो Q2 बड़ा हो, थीटा पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा θ1 इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा थीटा क्या आ जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ2 आएगा। और ये MCQ का सवाल है, ये MCQ का सवाल है। और ये सवाल शायद एक बार जेई में पूछा गया, बहुत पहले, याद नहीं है। यही सवाल पूछा गया, Q1 को उसने Q2 से बड़ा कर दिया और पूछा कि थीटा के बीच रिलेशन बताइए। भाई हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों चार्ज पे ग्रेविटेशन फोर्स सेम लग रहा है, टेंशन सेम लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, वो भी सेम लग रहा है, तो थीटा तो सेम एक्सटेंड करेगा ना। चलिए एक और सवाल है, आगे करते हैं। अब हम ये सवाल करते हैं। इस सवाल में कह रहा है Q1 Q2 के बराबर है, बट मास ऑन वन, ये वाला मास इस वाले मास से बड़ा है, ये वाला मास इस वाले मास से ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बॉल पे सेम लग रहा है, लेकिन मास जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये दोनों बॉल पे अलग लग रहा है। ये वाला मास ज़्यादा है, इस बॉल पे ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस वाले बॉल पे। देखिए ये जो मार्कर पकड़े हैं इस मुट्ठी को, ये बॉल मान लीजिए मुट्ठी को, और ये जो मार्कर पकड़े हैं ये वाला बॉल ज़्यादा भारी है, तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगे, ये क्या करेगा, ये थोड़ा नीचे आएगा। ये क्या करेगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि इस पर चार्ज भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम लाने के लिए इस हल्के वाले मास को थोड़ा ऊपर कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम लाने के लिए इस थोड़े हल्के वाले मास को ऊपर कर देगा, और ये जो भारी मास है ये थोड़ा अपना नीचे आएगा। तो ये देखिए ये जो भारी मास है इसका एंगल क्या हो गया, कम हो गया, और ये जो हल्के मास है इसका एंगल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये जो हमारा भारी मास है ये थोड़ा नीचे आएगा, अब ये नीचे आएगा तो ये एंगल कम होगा, अब ये नीचे आएगा तो ये एंगल कम होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये थोड़ा ऊपर जाएगा, अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, θ1 इज लेस देन θ2। ये केस तभी आएगा जब दोनों बॉल पे मास डिफरेंट हो। ये केस तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉल पे मास डिफरेंट हो। चार्ज डिफरेंट होने से कोई मतलब नहीं। अगर मास सेम है, चार्ज डिफरेंट है, सेम एंगल एक्सटेंड करेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पे मास डिफरेंट होगा। तो होप सो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है न्यूमेरिकल। होप सो आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो कमेंट कीजिए, हम जल्द ही लाइव क्लास लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और प्लीज़ लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, और वो लाइव क्लास पूरी डाउट क्लास रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।